हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिविंग स्टोन क्लासेस। मैं हूं अंजना और आज हमें इस वीडियो के माध्यम से घटना चक्र का जो पॉइंटर 2026 का आर्थिक संकलन दिया गया है, जो 30 मई 2025 से लेकर के 15 जून 2026 तक का यहाँ पे पूरा करंट अफेयर्स आपका कवर हो जाएगा। साल भर के करंट अफेयर्स को लगभग कवर कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको एक ही जगह पर पूरे साल भर का करंट अफेयर्स फटाफट रिवीजन के तौर पे मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है और आपके ये सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूपीएससी का हो, यूपीपीसीएस का हो, बीपीएससी का हो, आरओ का या यूपी ट्रिपल एससी का हो, कोई भी एग्जाम होगा, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप जितना हो सके रिवीजन कर डालिएगा। प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, ठीक है। आगे आज का करंट अफेयर्स शुरू करते हैं और पहला है कि अंतर्राष्ट्रीय लवणता सम्मेलन 3.0 कहाँ संपन्न किया गया। वीक एयर 2025 कहाँ संपन्न हुआ, तो गोवा में आपका हुआ, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA सभा का 8वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया। इसका सत्र पूछ सकता है कौन से नंबर का था, तो 8वें नंबर का था। और कहाँ पर आयोजन हुआ, तो भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ। इस सत्र की थीम क्या थी, देखिए अक्सर थीम से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और इसका थीम क्या था, तो एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड। थीम आप याद रखिएगा। किस संस्था ने विनिर्माण पुनर्कल्पना उन्नत विनिर्माण में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारत का रोड मैप का अनावरण किया है, तो वो है नीति आयोग। क्या है, संस्था का नाम पूछा है तो वो क्या है, नीति आयोग। रोड मैप में वर्ष 2035 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण का कितने योगदान का लक्ष्य रखा गया है, तो वो है 25% का लक्ष्य रखा गया है। भारत और श्रीलंका के बीच किसके बीच, भारत और श्रीलंका के बीच कृषि पर संयुक्त कार्य समूह JWG की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो नई दिल्ली में। हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 2025 कहाँ संपन्न हुआ, तो नई दिल्ली में। यह भारतीय नौसेना का किस प्रकार का संवाद है, तो वार्षिक शीर्ष स्तरीय रणनीतिक संवाद है। आदर्श युवा ग्राम सभा पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो ये आपका नई दिल्ली में। आदर्श युवा ग्राम सभा जो पहल है, इसका शुभारंभ कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया। आदर्श युवा ग्राम सभा का मूल उद्देश्य क्या है, छात्रों को ग्राम सभा के अनुभवात्मक क्रियात्मक शिक्षण से इसको जोड़ना। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद शास्त्रीय भाषाओं की कुल कितनी संख्या हो गई है, तो 11 है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है, तो इसको याद रखना है, यहाँ से पक्का पूछा जा सकता है, स्टार बना लीजिए। तो पहली बात तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद जो शास्त्रीय भाषाओं की कुल संख्या टोटल हो गई है आपकी 11। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया, तो उसके आपको नाम याद रखने हैं। पहला है मराठी, दूसरा है पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। तो याद रखिए, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। कौन कौन से बोले, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। सबकी योजना सबका विकास, कौन सी योजना है, सबकी योजना सबका विकास अभियान किस मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है, तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया मैरीटाइम वीक IMW का आयोजन कहाँ हुआ, किसकी बात कर रहा है, इंडिया मैरीटाइम वीक का आयोजन कहाँ हुआ, तो आपका मुंबई में। इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 किस विषय पर आधारित, ये भी देखिए थीम है, इसको याद रखना है कि महासागरों को एकजुट करना और एक समुद्री जो दृष्टिकोण है उसको निर्मित करना। मसालों और पाक कला, जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति CCSCH का 8वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो वो है गुवाहाटी, असम में। तो कौन से नंबर का था, ये 8वां सम्मेलन था। भारतीय मसाला बोर्ड के सचिव कौन है, तो चलिए जल्दी बताइए, भारतीय मसाला बोर्ड के सचिव कौन है, तो P हेमलता। क्या नाम है इनका, P हेमलता। दीपोत्सव 2025 में कुल कितने दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया, तो 26, इसमें क्या है, 26,17,215 दीपक जला करके विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। तो ये भी स्टार पॉइंट बना लीजिए इसको। वर्ष 2025 में अयोध्या में कौन सा दीपोत्सव संस्करण आयोजित हुआ, तो 9वां। तो अयोध्या में कौन सा दीपोत्सव संस्करण आयोजित हुआ, तो वो 9वां था। IT नियम 2021 में संशोधन किस मंत्रालय ने अधिसूचित किया, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। संशोधन का नाम क्या है, संशोधन का नाम याद रखना है, सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता संशोधन नियम 2025। तो संशोधन का नाम क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम 2025। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि अवैध ऑनलाइन सूचना को हटाना तथा आवधिक समीक्षा के जरिए पारदर्शिता और जवाबदेहिता को बढ़ावा देना। सरकार ने खाद्य तेल नियमों को सख्त करने के लिए किस आदेश में संशोधन अधिसूचित किया है, तो वनस्पति तेल उत्पादन एवं उपलब्धता विनियमन आदेश 2011, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि सरकार ने खाद्य तेल नियमों को सख्त करने के लिए किस आदेश या संशोधन को अधिसूचित किया है, तो वनस्पति तेल उत्पादन व उपलब्धता आदेश 2011 को। यहाँ पे भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो भारत मंडपम नई दिल्ली में। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए कपास क्रांति मिशन की कुल लागत कितनी है, तो 600 करोड़ रुपए। कपास क्रांति मिशन का मेन उद्देश्य क्या है, उच्च उत्पादकता और लंबी रेशे वाली कपास की खेती को प्रोत्साहित करना,
ठीक है, तो इनको स्टार पॉइंट बना लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन कहाँ हुआ 2025 वाला, तो भारत मंडपम नई दिल्ली में। फिर ये पूछा कि कपास क्रांति मिशन की कुल लागत कितनी थी, तो 600 करोड़ रुपए। फिर ये पूछा कि कपास क्रांति मिशन का उद्देश्य क्या था, तो उच्च उत्पादकता और लंबे रेशे वाली कपास की खेती को क्या करना, प्रोत्साहित करना। प्रधानमंत्री गति शक्ति के तहत किस समूह का संवाद सत्र आयोजित किया गया, तो नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप का संवाद सत्र आयोजित किया गया। संवें एनपीजी सत्र का मुख्य एजेंडा क्या था, तो मुख्य अवसंरचना पहलों का मूल्यांकन करना इसका मेन एजेंडा था। आयरन व्हील्स ऑफ यूनिटी क्या कह रहा है, आयरन व्हील्स ऑफ यूनिटी पहल के अंतर्गत साइकिल अभियान किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा। तो क्या कह रहा है, आयरन व्हील्स ऑफ यूनिटी पहल के अंतर्गत साइकिल अभियान किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा। अभियान का आयोजन किस जयंती के उपलक्ष्य में हो रहा है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में। मुख्य साइकिलिंग अभियान कहां से शुरू हुआ, तो ये भी याद रखना है आपको, जम्मू कश्मीर, जो कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर से। 4480 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए इस साइकिल अभियान का समापन कहाँ पे हुआ, तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में। तो शुरू कहाँ से हुआ, उत्तर में आपका श्रीनगर से, और खत्म कहाँ पे हुआ, तो कन्याकुमारी तमिलनाडु से। विधिक सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली के सजीव मुकदमा डैशबोर्ड का उद्घाटन किसने किया, तो केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने। क्या नाम है इनका, अर्जुन राम मेघवाल, तो इनका नाम आप याद रखिएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुकदमों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाना, जवाबदेही तय करना और दक्षता को बढ़ावा देना। तो इस पहल का मेन उद्देश्य है। डैशबोर्ड किन अदालतों फोरम के मामलों को कवर करता है, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अन्य ट्रिब्यूनल्स के मामलों को क्या करता है, ये कवर करता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का लक्ष्य 2027 तक क्या है, क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का लक्ष्य 2027 तक क्या है, तो देश में उत्पन्न सभी नगर पालिका कचरे का उपयोग सड़क के निर्माण में करना। तो ये इसका क्या है, मेन उद्देश्य है, किसका, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का, NHAI का। नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS क्या करा है, नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में पंजीकृत जन्मों की कुल संख्या कितनी रही है, तो इसमें आपको बताना है, तो 2,52,07,070। मैग्रो इकोसिस्टम में सतत जलीय कृषि को वैश्विक तकनीकी मान्यता किस संगठन ने दी है, तो मैग्रो इकोसिस्टम में सतत जलीय कृषि को वैश्विक तकनीकी मान्यता किस संगठन ने दी है, तो खाद्य एवं कृषि मंत्रालय ने दी है, FAO ने दी है। ठीक है, मैग्रो इकोसिस्टम में सतत जलीय कृषि मॉडल कहाँ विकसित किया गया है, तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल में विकसित किया गया है। भगोड़े अपराधियों का प्रत्यर्पण, चुनौतियों एवं रणनीतियां सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, या किसने किया है, सॉरी इसने पूछा किसने किया है, तो भगोड़े जो अपराधियों का प्रत्यर्पण, चुनौतियां और रणनीतियां सम्मेलन का आयोजन किसने किया है, तो केंद्रीय जांच ब्यूरो या CBI ने किया है। नागालैंड ने किस स्थल को वैश्विक मानकों वाले 50 पर्यटन स्थलों का विकास पहल के तहत नामांकन किया है, तो दजूकू घाटी है उसको इसने नामांकित किया है। पूर्वी भारत के सबसे पहले अत्याधुनिक मछली बाजार की आधारशिला कहाँ रखी गई है, क्या कह रहा है कि पूर्वी भारत के सबसे बड़े अत्याधुनिक मछली बाजार की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो वो है भुवनेश्वर उड़ीसा में। स्टार बना लीजिए इसको। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा विवादों और लीगल मामलों को आसान बनाने हेतु कौन सी योजना शुरू की गई है, तो ये है विश्वास योजना। किसके लिए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठनों द्वारा विवाद और लीगल मामलों को आसान बनाने हेतु कौन सी योजना शुरू की गई, तो विश्वास योजना। किस राज्य ने सभी जिलों में स्वदेश मेले का आयोजन किया, तो उत्तर प्रदेश है। किस राज्य ने सभी जिलों में स्वदेश मेले का आयोजन, तो स्वदेश मेला किससे संबंधित है, उत्तर प्रदेश से। तो यूपी वाले आप याद रखिएगा, क्या है, स्वदेश मेलों का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों जिसको कहते हैं MSMEs का प्रोत्साहन और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना। ग्रामीण जल एवं स्वच्छता योजनाओं की डिजिटल मॉनिटरिंग को बढ़ाने हेतु पेयजल और स्वच्छता विभाग ने किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू सूचना विज्ञान संस्थान के साथ। तो फिर से मैं इसको पढ़ दे रही हूँ, क्या कह रहा है कि ग्रामीण जल एवं स्वच्छता योजनाओं की डिजिटल मॉनिटरिंग को बढ़ावा देने हेतु पेयजल और स्वच्छता विभाग ने, किसने, पेयजल और स्वच्छता विभाग ने किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर किया गया, हस्ताक्षर किया है, तो भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू सूचना विज्ञान संस्थान के साथ। सभी विद्युत वाहनों के लिए ध्वनि वाहन चेतावनी प्रणाली को सरकार ने किस तिथि को लागू करने का प्रस्ताव दिया है, तो 1 अक्टूबर 2027 को। तो सभी विद्युत वाहनों के लिए ध्वनि वाहन चेतावनी प्रणाली को सरकार
ने किस तिथि को लागू करने का प्रस्ताव दिया है? तो 1 अक्टूबर 2027। नए इलेक्ट्रिक वाहन मॉडलों में आवास को किस तिथि ने से अनिवार्य कर दिया जाएगा? तो नए जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनके मॉडलों में आवास को किस तिथि से अनिवार्य कर दिया जाएगा? तो 1 अक्टूबर 2026 से इसको अनिवार्य कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जिसको कहते हैं NFHS के आंकड़ों के अनुसार भारत में संस्थागत प्रसव को बढ़ाकर कितने प्रतिशत हो गई है? तो ये लगभग 89% हो गया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार भारत में संस्थागत प्रसव की बात कर रहा है, डिलीवरीज की बात कर रहा है, बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो लगभग 89%। नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार भारत में मातृ मृत्यु अनुपात जो है MMR घटकर प्रति लाख जीवित जन्मों पर कितना हो गया है? तो 88 हो गया है। ये आप याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, तो इसको स्टार बना लीजिए कि नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार भारत में मातृ मृत्यु जो अनुपात था घटकर के प्रति लाख जीवित जन्मों पर कितना हो गया? 88 हो गया है। नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार शिशु मृत्यु दर जिसको कहते हैं IMR प्रति 1000 जीवित जन्मों पर घट करके कितना हो गया? तो 27 हो गया है। तो अगर MMR की बात करेगा तो 88 है, और ये प्रति 1000 जीवित अगर ये शिशु मृत्यु दर की बात करेगा तो 27 है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के आंकड़े के अनुसार भारत में तपेदी जिसको कहते हैं टीबी की घटना में कितनी गिरावट आई है? तो 17.7% की गिरावट आई है। याद रखिएगा, भारत का पहला, जब कोई चीज़ पहली होती है तो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाती है। और भारत का पहला कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक ट्रैक बैटरी स्वैपिंग व चार्जिंग स्टेशन किसने उद्घाटित किया? तो केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने। ये भारत का पहला है, इसको याद रखेगा। यह स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? तो सोनीपत हरियाणा में। कहाँ स्थापित किया गया? सोनीपत हरियाणा में। नक्शा जिस कार्यक्रम किस बड़े सरकारी कार्यक्रम के तहत शुरू की गई एक पहल है? तो डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम DILRMP। तो नक्शा कार्यक्रम किस बड़े सरकारी कार्यक्रम के तहत शुरू की गई एक पहल है? तो भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत। नक्शा पहल किस प्रकार के भूमि प्रबंधन पर सुधार पर केंद्रित है? तो शहरी भूमि प्रबंधन पर केंद्रित है। भारत का पहला, फिर से पहला आ गया, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत का पहला समर्पित पशु जन्म नियंत्रण ABC प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो लखनऊ। इसको आप स्टार पॉइंट बना लीजिए, पूछा जा सकता है। ठीक है, पशु जन्म नियंत्रण पर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जा सकता है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। प्रशिक्षण के दौरान किन प्रमुख विषयों को शामिल किया गया है? तो कुत्तों की पकड़, एनेस्थीसिया, नसबंदी, सर्जरी के बाद की देखभाल। तो ये कुछ विषय हैं जो इनको शामिल किया गया है। कुत्तों की पकड़, एनेस्थीसिया, नसबंदी और सर्जरी के बाद की देखभाल। अरुणाचल प्रदेश की पहली वाणिज्यिक कोयला खदान क्या है? अरुणाचल प्रदेश की पहली है वाणिज्यिक कोयला खदान का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो नामचिक नामफुक कोयला ब्लॉक में। कहाँ पर? नामचिक नामफुक कोयला ब्लॉक में। यह खदान किस जिले में स्थित है? तो चांगलांग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 6वें ग्लोबल फिनटेक फेस्ट क्या कह रहा है? कौन से नंबर का? 6वें नंबर का। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया? तो मुंबई में किया गया। कहाँ पर? मुंबई में। सीमा सड़क संगठन जिसको हम कहते हैं BRO की हिमांक परियोजना, कौन सी परियोजना है BRO की? हिमांक परियोजना के तहत विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क, क्या कह रहा है? विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क कहाँ बनाई जा रही है? तो मिंगला दर्रा लद्दाख में है। तो इसलिए दर्रा चर्चे में हो जा रहा है। जो चीज़ चर्चे में होती है वो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है और लोग कहते हैं पता नहीं है। तो मिंगला दर्रा लद्दाख में है, स्टार बना लीजिए। यह सड़क की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है इसकी? तो 19,400 फीट है। PM सेतु योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? PM सेतु अक्टूबर 2025 में इसका शुभारंभ कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। PM सेतु योजना का पूरा नाम क्या है? अपग्रेडेड ITI के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार परिवर्तन। तो PM सेतु का पूरा नाम पूछा जा सकता है। अपग्रेडेड ITI के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार परिवर्तन इसका पूरा नाम है। PM सेतु से देश भर में कितने से अधिक ITI लाभान्वित होंगे? तो 1000 से अधिक ITI लाभान्वित होंगे। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी किसने दी? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी। यह मिशन कब तक चलेगा? तो 2025-26 से लेकर 2030-31 तक चलेगा। 2030-31 तक कितना दलहन उत्पादन का लक्ष्य है? तो 350 लाख टन। कब तक? 30-31 तक। ठीक है, सीखो और कमाओ, सही बात है, सीखो और कमाओ पहल किस विभाग ने शुरू की है? तो दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग ने। देश के पहले, फिर से आ गया पहला, देश के पहले सरकारी मल्टीफील्ड कंप्रेस्ड बायोगैस जिसको कहते हैं CBG प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया? पहला है। तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका आपको नाम याद रखना है कि देश के पहले सहकारी, ठीक है, देश के पहले सहकारी मल्टीफीड कंप्रेस्ड बायोगैस CBG प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कोपरगांव अहिल्यानगर जिला महाराष्ट्र में। ठीक है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने असम के किस प्रसिद्ध गायक की मृत्यु की जांच के लिए सिंगापुर के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता संधि का आह्वान किया है? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने असम के किस प्रसिद्ध गायक की मृत्यु की जांच के लिए सिंगापुर के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता संधि का आह्वान किया है? तो जुबिन गर्ग। क्या नाम था? जुबिन गर्ग। मौत की वजह क्या बताई गई है? तो समुद्र में डूबना। क्या बताई? तो मौत की वजह क्या बताई गई है? समुद्र में डूबना। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की वर्ष 2024 की रिपोर्ट के अनुसार कृषि क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों की आत्मकथाओं की कुल संख्या कितनी रही है? तो 10,546। इसमें से 4,633 किसान और काश्तकार रहे हैं और 5,913 कृषि मजदूर थे। तो ये काफी बड़ी संख्या थी। 2024 में किसान कृषि श्रमिकों की आत्महत्या के सबसे अधिक मामले दर्ज करने वाला भारतीय राज्य कौन सा राज्य, जहां से कृषि श्रमिकों की आत्महत्याओं के सबसे अधिक मामले आए हैं, वो कौन सा राज्य था? तो महाराष्ट्र था। कुल आत्महत्याओं का 36.26% यहाँ से रहा है। एनसीआरबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार कृषि क्षेत्र की आत्महत्याएं देश की कुल आत्महत्याओं का कितना प्रतिशत है? तो 6.2% है। अगला है आपका भारतीय रेलवे द्वारा प्रायोगिक तौर पर पहली सुनिश्चित पारगमन समय कंटेनर ट्रेन सेवा किस स्थानों के मध्य शुरू करने की घोषणा की गई? तो दिल्ली और कोलकाता के मध्य। भारतीय रेलवे द्वारा यह सेवा किस संगठन की साझेदारी में शुरू की गई है? तो भारत कंटेनर निगम लिमिटेड के द्वारा। इसका नाम याद रखना है, ठीक है? भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड के द्वारा। CONCOR कॉनकोर। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये क्या पूछा है? वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इसको याद रखिएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने किया है। भागीदार देश कौन से हैं? तो न्यूजीलैंड और सऊदी अरब इसके भागीदार देश हैं। चिल्ड्रन इंडिया 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया। कौन सी रिपोर्ट? चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 की रिपोर्ट। वर्ष 2023 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी दर्ज की गई है? ये 2023 की बात कर रहा है कि भारत में शिशु मृत्यु दर या IMR कितनी दर्ज की गई है? 1000 प्रति 1000 जीवित जन्मों पर? तो 25। वर्ष 2023 में जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या कितनी रही है? तो 18.4। 2019-21 में बाल विवाह की दर घटकर कितनी हो गई है? 23.3%। देश का सबसे बड़ा थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स हब कौन सा क्षेत्र बना? तो दिल्ली NCR जो कि 25% है। तो ये चीज़ें जो आपकी दी गई हैं कि भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी दर्ज की गई है प्रति 1000 जीवित जन्मों पर? तो 25 याद रखिएगा। ये सभी स्टार पॉइंट इनको बना लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी है प्रति 1000 जीवित जन्मों पर? तो 25 से। भारत में जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या कितनी रही? तो 18.4। 2019-21 में बाल विवाह की दर घटकर कितनी हो गई? तो 23.3%। अगला है आपका देश का सबसे बड़ा थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स हब कौन सा क्षेत्र बना? तो दिल्ली NCR जो कि 25%। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स हब में दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन कौन से शहर रहे हैं? तो क्रमशः मुंबई 24%, बेंगलुरु 16%। नागालैंड विश्वविद्यालय के कितने संकाय सदस्य विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल हुए हैं? तो ये हैं टोटल 4। क्या है? टोटल 4। और ये प्रतिष्ठित सूची किनके द्वारा संकलित की गई है? तो ये भी याद रखना है, ईस्टर्नफोर्ड विश्वविद्यालय और एल्सेवियर प्रकाशक के द्वारा। क्या है? ये प्रतिष्ठित सूची किसके द्वारा संकलित की गई है? तो ईस्टर्नफोर्ड विश्वविद्यालय और एल्सेवियर प्रकाशक के द्वारा। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन कहाँ किया गया? तो ग्रेटर नोएडा में किया गया है। यूपी वाले इसको याद रखिएगा। तो क्या पूछा है? यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन कहाँ किया गया? तो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। यूपी वाले आप इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे UPSC का हो, BPSC, RO, UP SSSC, सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। जितना हो सके आप इसका रिवीजन कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, लोगों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।